हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। लॉ पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स का रियल नंबर के लिए। और यहाँ पे रियल नंबर का एक लिमिटेशन है कि रियल नंबर, मान लीजिए ए अगर हम रियल नंबर मानते हैं तो वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, और उसी रियल नंबर का एक्सपोनेंट्स का हमें लॉज पढ़ना है। अब आप जानते होंगे कि एक्सपोनेंट किसे कहते हैं। एक्सपोनेंट हम पावर को कहते हैं। किसी भी रियल नंबर का या कोई भी नंबर के ऊपर जो पावर होता है उसे हम एक्सपोनेंट्स कहते हैं। तो उसी से रिलेटेड कुछ लॉज हैं जो हमें पढ़ने हैं, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो पहले मैं आपको ढेर सारा लॉज को अच्छे से समझा देती हूँ, उसके बाद उससे रिलेटेड हम सब ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखिए कि पहला लॉ क्या है। पहला लॉ है a to the power m इंटू a to the power n इक्वल टू a to the power m प्लस n। यानी अगर कोई रियल नंबर a है और उसका पावर m है और मल्टीप्लाई में कोई रियल नंबर का पावर n है, मतलब दोनों रियल नंबर, ये जो a आपको दिख रहा है इसे हम बेस कहते हैं, और ये पावर यानी एक्सपोनेंट्स हो गया। m और n एक्सपोनेंट्स हो गया और दोनों a हो गया जो बेस हो गया। तो यहाँ पे बोल रहा है इस लॉ में कि अगर कोई भी बेस यानी अगर कोई भी रियल नंबर प्रोडक्ट में है और उसका बेस सेम है तो उसका पावर आपस में ऐड हो जाएगा। और जो रियल नंबर है यानी जो बेस है उसका लिमिटेशन है कि वो रियल नंबर होगा और वो 0 से हमेशा बड़ा होगा, यानी कभी भी निगेटिव नहीं होगा या फिर कभी भी 0 नहीं होगा। ये हो गया इसका फर्स्ट लॉ। एक एग्जांपल से मैं आपको ये समझाती हूँ कि अगर ये रियल नंबर है 2, एक रियल नंबर है और वो 0 से बड़ा है, उसका पावर 5 है, मल्टीप्लाई 2 रियल नंबर है, बेस है और उसका पावर 6। तो ये दोनों बेस सेम है तो इसके ऊपर का पावर ऐड हो जाएगा, और इस तरह से हमें सॉल्व करना है। ये दोनों को ऐड करके 2 to the power 11 आ जाएगा। अब चलते हैं सेकेंड लॉ में। सेकेंड लॉ कहता है कि a to the power m का होल पावर अगर n रहा तो ये दोनों जो पावर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हो जाएगा a to the power m इंटू n। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लीजिए। अगर 3 बेस है और उसका पावर यानी एक्सपोनेंट 2 है, उसका होल पावर यानी होल एक्सपोनेंट 3 है, तो ये दोनों यानी दोनों पावर दोनों एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आंसर? 3 2 जा 6, तो 3 to the power 6 हो जाएगा। अब चलते हैं थर्ड लॉ में। a to the power m डिवाइडेड बाई a to the power n इक्वल टू a to the power m माइनस n। दो बेस दिया हुआ है a और दोनों बेस सेम है और वो डिवाइड में है, तो उसका पावर जो डिफरेंट रहेगा वो आपस में हो जाएगा। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई में रहेगा तो पावर ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे बेस सेम है अगर डिवाइड में रहेगा तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आप इससे कोरिलेट करके ये सब को अच्छे से याद कर सकते हैं। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए इसे बहुत ही अच्छे से याद रखें। और यहाँ पे एक लिमिटेशन दिया है कि हमेशा m जो होगा वो बड़ा होगा n से, तो इसे भी याद रखें। अब हम इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखते हैं। 4 to the power 6 डिवाइडेड बाई 4 to the power 3। यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और हमेशा ये m होगा और ये n होगा तो m हमेशा बड़ा होगा n से, तो इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 to the power 6 माइनस 3, तो आंसर आ जाएगा 4 to the power 3। ये हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं लॉ नंबर 4 में। लॉ नंबर 4 कहता है कि अगर बेस डिफरेंट होगा और पावर सेम होगा तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर एक कॉमन हो जाएगा। और इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल 2, ये एक बेस हो गया और 3, तो दोनों डिफरेंट बेस हो गया और पावर दोनों पे सेम है, 2 और 2 पावर है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 3 जा 6 और 6 का पावर 2। तो आप 6 का स्क्वायर जानते होंगे 36, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक और लॉ देखिए, लॉ नंबर 5, ये है कि अगर कोई भी बेस कोई भी रियल नंबर जो 0 से बड़ा हो वो उसका पावर उसका एक्सपोनेंट अगर 0 होगा तो हमेशा कोई भी कंडीशन में उसका आंसर यानी उसका इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी जहाँ पे भी कोई भी रियल नंबर के ऊपर का पावर 0 आपको दिखे तो आप वहाँ पे 1 ले लें, उसे सॉल्व करने में वहाँ पे उसका वैल्यू 1 ले लें। और उसके बाद चलते हैं लॉ नंबर 6 में। लॉ नंबर 6 कहता है कि 1 डिवाइडेड बाई a to the power n इक्वल टू
a टू द पावर माइनस n। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर 1 से डिवाइड करेंगे कोई रियल नंबर का पावर के साथ, तो वो जब रियल नंबर ऊपर जाएगा यानी दोनों जब डिवाइड होगा तो आएगा a टू द पावर माइनस n। यहाँ पे मैं आपको क्या बताई थी कि यहाँ पे बेस कभी भी माइनस नेगेटिव यानी नेगेटिव और ज़ीरो नहीं होगा, हमेशा ज़ीरो से बड़ा होगा। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया था कि उसका जो एक्सपोनेंट होगा वो इंटीजर हो सकता है, यानी वो ज़ीरो से बड़ा भी हो सकता है और ज़ीरो से छोटा भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो ये एक लॉ है, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखिए। 1/3 टू द पावर 2 तो इक्वल हो जाएगा 3 टू द पावर माइनस 2। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं हम सब। तो हो जाएगा 3 टू द पावर 1/2। ये हो गया इसका आंसर। अब लॉ नंबर देखिए, ये एक nth रूट का लॉ है। तो यहाँ पे nth रूट के जगह पे क्या हो सकता है, थर्ड रूट हो सकता है, फोर्थ रूट हो सकता है, फिफ्थ रूट हो सकता है। यहाँ पे कोई भी नंबर का रूट हो सकता है। तो यहाँ पे कोई भी नंबर को हम n मान लेंगे, यानी nth रूट ऑफ a बेस। इसका जो होगा लॉ वो ये होगा कि जब ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन रहेगा तो वो a टू द पावर 1/n हो जाएगा, यानी एक्सपोनेंट में 1/n आ जाएगा। ये जो nth रूट है ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया एक लॉ। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर यहाँ पे थर्ड रूट ऑफ 5 है तो हो जाएगा 5 टू द पावर 1/3। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, हेयर a, n एंड m आर नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे a, n और m नेचुरल नंबर दिया हुआ है, ये याद रखें आप। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी का। It is also true even when the base is a positive real number and the exponents are rational number where a greater than 0 and m and n be rational numbers। यहाँ पे इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं आपको ये समझा रही हूँ, या बुक ने आपको ये समझाया है कि जो भी a, m और n है जो लॉज में यूज़ किया गया है, वहाँ पे a को कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर भी ले सकते हैं, यानी बेस के जगह पे आप कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर भी ले सकते हैं, यानी 0 से बड़ा जो भी नंबर होगा वो ले सकते हैं आप। और जो एक्सपोनेंट होगा, जो उसका पावर होगा, वो आप रेशनल नंबर के फॉर्म में भी ले सकते हैं, जहाँ पे जो बेस है वो मैं आपको बताई ही कि 0 से बड़ा होगा। और m और n रेशनल नंबर भी हो सकता है। तो ये एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है। और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने के लिए मिलेंगे कि आपको एक्सपोनेंट में p/q के फॉर्म में यानी रेशनल नंबर के फॉर्म में होगा तो उसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगी। तो आइए आगे देखते हैं, कुछ और लॉज हैं। अब ये एक लॉ है, लॉ नंबर 8। Let a greater than 0 be a real number. Let m and n be integers such that m and n have no common factors other than 1 and n greater than 0. Then यहाँ पे बोल रहा है कि ये लॉ है जिसमें a है जो हमेशा बड़ा होगा 0 से, यानी रियल नंबर जो 0 नहीं होगा और नेगेटिव नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर जो 0 से बड़ा होगा वो हो जाएगा। और यहाँ पे जो m और n है वो इंटीजर्स हो सकता है, यानी पॉजिटिव वैल्यू 0 और नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता है। और उसमें जो m और n होगा उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा, और जो n होगा वो भी 0 से बड़ा होगा। तो ये लिमिटेशन को याद रख के हमें ये लॉ पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसे सॉल्व करना है। तो देखिए ये लॉ 2 लॉ से मिलकर बना है, जो मैंने आपको पहले बताया था, लॉ नंबर 2 एंड लॉ नंबर 7। ये दोनों से मिलके वो लॉ नंबर 8 बना है। देखिए इसे पहले अच्छे से ध्यान से याद कर लें, उसके बाद वो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी बेस का पावर है और उसका होल पावर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्या है, nth रूट जो होगा बेस का पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। तो ये दोनों आप याद रखें और इसी के हेल्प से ये आपको मैं समझाती हूँ।
देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी बेस है उसका पावर है रेशनल नंबर में। अभी मैं आपको बताई थी कुछ देर पहले कि पावर रेशनल नंबर, एक्सपोनेंट रेशनल नंबर में भी हो सकता है। तो यहाँ पे रेशनल नंबर में है a टू द पावर m/n। तो इसका लॉ इस तरह से हो जाएगा कि ये जो n है वो nth रूट में आ जाएगा, nth रूट a और टू द पावर m हो जाएगा। अब आप लॉ नंबर 7 में इसका पढ़े थे कि nth रूट ऑफ बेस a का क्या होता है वैल्यू, तो वो था कि a टू दी पावर 1/n हो जाएगा। तो a टू दी पावर 1/n हो गया और टू दी पावर m, तो इससे एक ये बन गया। और यहाँ पे जो m है वो a का पावर है, तो ये अंडर रूट में भी आ सकता है, तो यहाँ पे सिर्फ अंडर रूट में लिख दिया बस, और कोई कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कि a टू दी पावर 1/n और होल टू दी पावर m है, तो इसका अगर पोजीशन हम चेंज कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसके इक्वल टू इतना सारा वैल्यू हो सकता है। तो ये सारा आप याद रखें, इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व आप कर पाएंगे, ये सब याद रखेंगे तो। अब यहाँ पे हमारा सारा लॉ ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं इससे रिलेटेड ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 21, तो इसे रीड करते हैं। सिंप्लीफाई फर्स्ट 2 टू दी पावर 2/3 इंटू 2 टू दी पावर 1/3। यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक पॉइंट रिमेम्बर करने के लिए कि एक्सपोनेंट रेशनल नंबर में भी हो सकता है। तो इसका बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। फर्स्ट 2, इसका पावर सेम है तो 2/3 प्लस 1/3। अब यहाँ पे इससे सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/3, तो ये दोनों कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो 2 टू दी पावर 1 इक्वल टू हो जाएगा 2। अब चलते हैं सेकंड में। सेकंड है, ये सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है कि अगर कोई भी बेस पे पावर रहा और उसका होल टू दी पावर रहा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाता था, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जब 1/5 इंटू 4 करेंगे तो आएगा 3 टू दी पावर 4/5। ये हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं 21 का थर्ड में। ये भी मैं आपको एक लॉ में बताई कि अगर बेस सेम हो और डिवाइड में हो उसके पावर के साथ तो क्या हो जाएगा, पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 7, ये इसका एलसीएम हो जाएगा 15, 5 3 जा एंड 3 5 जा इक्वल टू 7 टू दी पावर -2/15। ये हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं फोर्थ में। फोर्थ है क्या, यहाँ पे ये भी एक लॉ बताई थी मैं आपको कि अगर बेस डिफरेंट और पावर सेम होगा तो बेस आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर सिंगल हो जाएगा। तो 13 इंटू 17 करेंगे तो आपको मिलेगा 221 और पावर हो जाएगा 1/5। तो ये हो गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.6 का सारा क्वेश्चन सॉल्व करने, तो आपको सारे लॉ और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 64 टू दी पावर 1/2। अब देखिए ये किस टाइप का क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे जो भी नंबर दिया हुआ होगा वो उसे आप फैक्टराइज करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन पहले उसका करना होगा, उसके बाद जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा वो लिखना होगा। देखिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। 64 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा इतना आ गया। अब यहाँ पे लिख दीजिए 64 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 2। तो यहाँ पे इक्वल टू 2 टू दी पावर 6 हो गया। तो क्या यहाँ पे लिखेंगे 64, यहाँ पे लिखेंगे 64 के जगह पे 2 टू दी पावर 6 का होल पावर 1/2। तो ये भी एक लॉ था। क्या था ये लॉ कि अगर कोई बेस पे पावर है और उसका होल पावर है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 6 इंटू 1/2, तो 2 से 6 कट गया 3, तो आ गया 2 टू दी पावर 3
और 2⁻³ को मतलब 2 × 2 करेंगे तो क्या आएगा 8, ये हो जाएगा। आप इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं, इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं। अब चलते हैं फर्स्ट का सेकंड में। तो यहाँ पे 32 को फैक्टराइज करने बोल रहा है, तो आप पहला क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से 32 को फैक्टराइज किया हुआ ही है, तो आप चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं। एग्ज़ाम में आप सबको 1 बाय 1 ही फैक्टराइज करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा तो मैं इसी को ले लेती हूँ और यहाँ पे लिख देती हूँ कि 32 = 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 3 2 5 बार है 2, तो क्या हो जाएगा 2 to the power 5 × 2 to the power 5 होल टू दी पावर 1/5। तो इसका लॉ से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 5 × 1/5, तो 5 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2। अब चलते हैं फर्स्ट का थर्ड में। अब यहाँ पे 125 है, तो इसे फैक्टराइज करें। ये डायरेक्ट 5 से फैक्टराइज होगा, 25 5 5। तो यहाँ पे 5 का क्यू हो जाएगा इंटू यानी होल टू दी पावर 1/3, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 3 कट गया, तो आ जाएगा 5 आंसर। अब चलते हैं सेकंड में। फाइंड 9 to the power 3/2 है। यहाँ पे आप जानते होंगे कि 3 का स्क्वायर होता है 9 और यहाँ होल टू दी पावर 3/2 हो गया, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 3 to the power 6/2, तो 2 से कट जाएगा 6, 3 to the power 3 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 3 × 3 × 3 क्या होगा 3 × 3 9 × 3 27, ये हो गया आंसर। अब 2 का सेकंड में चलते हैं। 32, तो इसका क्या था 2 to the power 5 था होल टू दी पावर 2/5, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये तो आप समझ ही रहे होंगे कि एक ही लॉ यूज़ हो रहा है, तो ये 5 कट गया, 2 to the power 2 = हो जाएगा 4, आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 2 का थर्ड में। तो 16 है, तो 2 to the power 2 × 2 4 4 × 2 8 8 × 2 16, 2 to the power 4 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 16, तो होल टू दी पावर 3/4, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 4 कट गया, तो आ जाएगा 2 to the power 3, तो 8 हो गया आंसर। आप चलते हैं 4 में। 2 का 4 में, तो इसका तो आप फैक्टराइजेशन किए ही थे कि 5 का क्यू होता है इंटू माइनस होल टू दी पावर -1/3, तो 5 to the power 3 × -1/3, तो ये दोनों कट गया, आ गया 5 to the power -1, ये हो गया आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। यहाँ पे देखिए पावर, यहाँ पे बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कीजिए, यहाँ पे 15 हो जाएगा एलसीएम, तो 3 5 जा 5 2 जा 10, ये तो आपको आता ही होगा सम करने के लिए। 5 3 जा 3 1 जा 13 2 to the power 13/15, ये हो जाएगा आंसर। अब सेकंड चलिए थर्ड का सेकंड में। ये भी एक लॉ मैंने आपको बताया था कि अगर 1 बेस का पावर रहे तो क्या हो जाता था, ऊपर आ जाता था बेस और पावर नेगेटिव हो जाता था इन होल टू दी पावर 7, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, होल टू दी पावर है तो 3 × 3 to the power -3 × 7 -21, ये हो गया आंसर। देख रहे होंगे आप सब कि लॉ के हेल्प से कितना इजी से, कितना आसानी से ये क्वेश्चन बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या डिवाइड में है बेस के साथ पावर, तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आपस में, तो 11 to the power 1/2 -1/4, तो इसे अब सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसका एलसीएम हो जाएगा 4, तो 2 - 1 हो जाएगा, 11 to the power 1/4, ये हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं 4 में, थर्ड का 4 में। यहाँ पे बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर कॉमन हो जाएगा, तो 8 7 जा
56 टू द पावर 1/2। ये हो गया इसका आंसर। तो यहाँ पे आपका ये एक्सरसाइज ख़त्म होता है। 1.6 के साथ साथ आपका नंबर सिस्टम भी पूरा यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर और इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरह से समझ आया होगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लें। और अगर आपको ये सारा चैप्टर का नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाएं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको सारा अपडेट्स, जो भी मैं आपको अगले चैप्टर का जो भी वीडियो डालूँ उसका अपडेट्स आपको मिलता रहे और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।